Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the medication administration and drug dose calculation part third. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम. कॉमन एब्रीवेशंस जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग डोज कैलकुलेशन में मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उन एब्रीवेशंस के बारे में हम देखते हैं. तो फर्स्ट वन है ड्रॉप्स को डिनोट किया जाता है, ड्रॉप्स को इंडिकेट किया जाता है जी टी टी से ड्रॉप्स को इंडिकेट किया जाता है. नेक्स्ट वन है टी स्पून को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल टी एस पी स्मॉल में लिखा गया है. तो कैपिटल टी जहाँ आ रहा है उसका मतलब है टेबल स्पून, टी स्पून TSP. और टेबल स्पून का मतलब होगा, टेबल स्पून को लिखा गया TBS का मतलब हो गया टेबल स्पून. पाउंड को नॉर्मली हम लिखते हैं LB के अंदर. पिंट को लिखते हैं PT से. पिंट का मतलब होता है 500 ml. नेक्स्ट वन है इक्विवेलेंट्स का मतलब हो गया कि जो इनके बराबर हैं या जो ये आपस में एक दूसरे का बराबर हैं. तो 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml, और 1 TBS 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml. 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml और 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 ml. अगर कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर लिखता है कि पैरासीटामोल सिरप है वो 1 TSP पेशेंट को देनी है, 1 TSP देनी है, इसका मतलब है कि वो कितनी देनी है 5 ml. और अगर वही लिखता है कि 1 TBS देनी है, 1 TBS तो 1 टेबल स्पून देनी है, तो कितना देना है 15 ml हम देंगे. कोई भी बोलस डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं या कोई भी NG2 फीडिंग दे रहे हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने एडवाइस किया है कि 1 ounce या 1 OZ लिख के बोला है कि 1 OZ 2 आवरली देना है, तो हमें कितना देना है 30 ml 2 आवरली उस पेशेंट को हमें देना होता है. नेक्स्ट वन है 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB. 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB. 2.2 LB का मतलब 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB. इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है पीडियाट्रिक की ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए हमें वेट को LB में और LB से kg से LB में कन्वर्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट वन है 1 पिंट इज इक्वल टू 500 ml. 500 ml इज इक्वल टू 1 पिंट. ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर लिख सकते हैं कि 2 पिंट ए डे, 3 पिंट ए डे. पेशेंट को कोई भी जो भी ड्रग है वो इन्फ्यूज़ करनी है, तो हमें क्या करना है 1 पिंट का मतलब कितना हो गया 500 ml. और उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रग को जो भी पर्टिकुलर मेडिसिन है उसकी डोज को कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट वन है ड्रग डोज कैलकुलेशन इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. जो ड्रग डोज कैलकुलेशन का तो सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसके थ्रू हम कोई भी एडल्ट है उसकी ड्रग की डोज है वो ड्रग डोज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर ड्रग डोज कैलकुलेशन का है डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज. मतलब देखिए दोबारा, डिजायर्ड डोज इज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज. ठीक है, डिजायर्ड डोज कितनी डोज चाहिए, अवेलेबल डोज क्या है आपके पास, और क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है. नेक्स्ट वन है इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें हेल्प हो सके. तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिजायर्ड डोज इज डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज. इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई होगा और हमें कैलकुलेशन करने में मदद मिलेगी. इस चैप्टर में हम सिर्फ फार्मूलाज स्टडी करेंगे. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन फार्मूलेज से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि कमिंग अप एग्जाम्स में आ सकते हैं या प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. तो इसके डरने की ज़रूरत नहीं है, इन सब का सॉल्यूशन आपको बाई प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रावीनस फ्लो रेट का मतलब होता है कोई भी मेडिकेशन है वो IV रूट के थ्रू दी जा रही है तो उसका फ्लो रेट मतलब किस रेट से उस मेडिकेशन को पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करना है, तो वो सब फ्लो रेट को डिनोट करता है. फ्लो रेट कैलकुलेट की जाती है. और जब भी कोई भी IV मेडिकेशन पेशेंट को इंट्रावीनस के लिए दी जा रही है तो हम फ्लो रेट को कैलकुलेट करके ही दी जाती है ताकि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो. तो फर्स्ट वन पॉइंट है मॉनिटर द IV फ्लो रेट फ्रीक्वेंटली इवन इफ द IV सॉल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू एन इन्फ्यूजन पंप. कोई भी मेडिकेशन इन्फ्यूजन पंप के थ्रू दी जा रही है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, फ्लो रेट को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना. बार बार हमें देखना है कोई भी इन्फ्यूजन पंप के थ्रू जो मेडिकेशन दी जा रही है
उसकी फ्लो रेट क्या चल रही है। क्या देखो मशीन है, हो सकता है ऑटोमेटिक कोई चेंजेज हो गए हो सकता है किसी ने भूल से कर दिए हो। तो हमें क्या करना है, पेशेंट की जो आईवी फ्लो रेट, जो आईवी मेडिकेशन चल रही है इन्फ्यूजन पंप के थ्रू, हमें बार बार जाके उसकी फ्लो रेट को चेक करना ताकि हम उसको मॉनिटर कर सकें। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, if an IV fluid or medication is running behind the schedule, contact to the healthcare provider to determine the patient's ability to tolerate and increase flow rate, mostly in older client with the cardiac, pulmonary, renal और neurological disease condition। देखिए सेकंड पॉइंट कहना चाह रहा है कि जब भी कोई मेडिकेशन है, कोई भी मेडिकेशन जो इन्फ्यूजन पंप के थ्रू दी जा रही है और वो बिहाइंड द शेड्यूल चल रही है, वो बहुत धीरे चल रही थी या जितने टाइम में हमें एडमिनिस्टर करनी थी उससे कम टाइम में, उससे ज़्यादा टाइम में वो एडमिनिस्टर हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है एडमिनिस्टर होने में, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना है। ऐसे ही उसकी फ्लो रेट को नहीं बढ़ाना है, हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना है, उसके बाद उसको डिटरमाइन करना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एडवाइस लेनी है कि सर इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ये डिटरमाइन करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमें क्या करना है, पेशेंट की एबिलिटी को देखना है कि पेशेंट किस अमाउंट तक की ड्रग को या कितना स्पीड से इस ड्रग को टॉलरेट कर सकता है, कितनी स्पीड बढ़ाएं कि पेशेंट इस ड्रग को टॉलरेट कर सके और पेशेंट को क्या ना हो, कॉम्प्लिकेशंस अराइज ना हो। ठीक है, और कौन से पेशेंट्स के अंदर मोस्टली ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर आप फ्लो रेट को इंक्रीज़ करोगे तो कौन से पेशेंट्स हैं जिनके अंदर आपको फ्लो रेट इंक्रीज़ करने की वजह से कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाए, तो मोस्टली इन ओल्डर क्लाइंट, एज्ड पर्सन के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन, जब भी आप फ्लो रेट इंक्रीज़ करोगे तो हो सकता है कि उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो, क्योंकि एज की वजह से क्या होता है, नॉर्मली डिजीज़ कंडीशन होती है, कार्डियक डिजीज़ हो सकती है, पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है, कोई भी रीनल डिसऑर्डर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस हो सकती हैं। उन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हुए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करके किसी भी पेशेंट की इन्फ्यूजन पंप की फ्लो रेट को बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी है। सबसे पहले इनको हमें गो थ्रू होना इन सब के थ्रू, ताकि पेशेंट की कोई कार्डियक पल्मोनरी डिजीज़ तो नहीं है, रीनल डिसऑर्डर तो नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है ना, ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करके रखनी है। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, इफ ए नर्स गिव एन इनकरेक्ट डोज, द नर्स इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। अगर एक नर्स ने, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक नर्स ने कोई भी इनकरेक्ट डोज दे दी है, किसी भी मेडिकेशन की किसी भी पेशेंट को इनकरेक्ट डोज दी गई है, तो उसके कोई भी लीगल एक्शन होने के लिए एक नर्स स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो लीगली रिस्पॉन्सिबल है वो, एक लीगल, ये हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने भाई फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पेशेंट राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो पेशेंट का राइट था कि राइट पेशेंट को राइट डोज राइट टाइम पे राइट रूट से राइट टाइम पे मिलनी चाहिए, साथ में राइट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सारे पेशेंट क्या थे, पेशेंट के कहते राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थे। तो अगर इनमें किसी भी राइट का वॉल्यूशन होता है तो नर्स उसके लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल है। जो भी लीगल एक्शंस होंगे नर्स उसके लिए खुद जिम्मेदार है। नेक्स्ट वन है, द नर्स वुड नेवर इंक्रीज द रेट ऑफ आईवी इन्फ्यूजन। नर्स है वो कभी भी आईवी इन्फ्यूजन की रेट को इंक्रीज नहीं करेगी टू केचअप इफ एन आईवी इन्फ्यूजन इज रनिंग लेट एज पर शेड्यूल। मान लीजिए कोई भी मेडिकेशन है वो बहुत धीरे चल रही थी, हमने सोचा था कि ये मेडिकेशन 2 घंटे में पूरी हो जाएगी, लेकिन वो उससे ज़्यादा टाइम ले रही है, तो नर्स क्या करे, नर्स को कभी भी उसकी फ्लो रेट को इंक्रीज नहीं करना है टू कैच अप द डिले। जो भी डिले हुआ है उसको कम करने के लिए या उसको कैच करने के लिए, जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसको कैच करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए नर्स अपने आप, ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ डॉक्टर, विदाउट कॉन्टैक्ट टू द डॉक्टर, विदाउट इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, विदाउट परमिशन फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नर्स को कभी भी किसी भी इन्फ्यूजन की, आईवी इन्फ्यूजन की रेट को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना है। नेक्स्ट वन है, when a prescribed IV infusion rate is increased, the nurse needs to assist the respiration, increase lung congestion in patient that indicate the fluid overload। मान लीजिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला कि हाँ आप अगर ये धीरे चल रहा है इन्फ्यूजन तो आप इसकी रेट को, फ्लो रेट को बढ़ा सकते हैं। फ्लो रेट को बढ़ाने के बाद नॉर्मली क्या होता है, फ्लो रेट को बढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो भी इन्फ्यूजन
रेट हमने इंक्रीज़ की है, उसके बाद हमें पेशेंट को असिस्ट करना है, पेशेंट को चेक करना है, पेशेंट में असेसमेंट करना है। पेशेंट के असेसमेंट में क्या असिस्ट करना है? पेशेंट का रेस्पिरेशन कैसा है, ठीक है, इंक्रीज लंग कंजेशन, लंग्स के अंदर कंजेशन तो नहीं हुआ ना, रेस्पिरेशन कैसा है, लंग्स कंजेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन शैलो हो गया, धीरे हो गया, ब्रेडीपीनिया हो गया, इस कंडीशन के अंदर और लंग्स के अंदर अगर कंजेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही है? फ्लूइड ओवरलोड को इंडिकेट करती हैं। तो हमें मॉनिटर करके रखना है ये सारी चीज़ें, ये एक नर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कोई भी गलत मेडिकेशन दी उसके लिए नर्स खुद रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन है इन्फ्यूजन की रेट है, उसको कभी भी हमें विदाउट एडवाइस या विदाउट कॉन्टैक्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें इंक्रीज नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग उसकी जो भी स्पीड है इन्फ्यूजन पंप की, उसको हमें कम और ज़्यादा नहीं करना है। और जब भी हम किसी भी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की फ्लो रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? पेशेंट के अंदर लंग कंजेशन और रेस्पिरेशन को मॉनिटर करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, IV फ्लूइड आर प्रेस्क्राइब मोस्टली बेस्ट ऑन मिलीमीटर पर आवर। IV फ्लूइड्स होते हैं, उनको मोस्टली कैसे? ml पर आवर के हिसाब से उनको प्रेस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वन है द वॉल्यूम पर आवर प्रेस्क्राइब इज एडमिनिस्टर्ड बाय सेटिंग द फ्लो रेट विच इज़ काउंटेड इन ड्रॉप्स पर मिनट। जो भी ml के अंदर, जो भी मिलीमीटर के अंदर आपको जो वॉल्यूम प्रेस्क्राइब किया गया था, उसको उसकी एक फ्लो रेट डिसाइड की जाती है, और उस फ्लो रेट को किससे काउंट किया जाता है? ड्रॉप्स पर मिनट के अकॉर्डिंग उसको काउंट किया जाता है कि इतनी फ्लो रेट या इतनी ड्रॉप पर मिनट देंगे तो ये मेडिकेशन है या वो ये जो IV इन्फ्यूजन है वो इतने टाइम में पूरा हो जाएगा, या इतनी डोज के अकॉर्डिंग हमें इतना देना है। नेक्स्ट वन है इंट्रावीनस ट्यूबिंग्स है, उसमें क्या है? इंट्रावीनस ट्यूबिंग्स सेट आर कैलिब्रेटेड इन ड्रॉप्स पर ml। दिस कैलिब्रेशन इज नीडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट। जो इंट्रावीनस ट्यूबिंग्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? जो ट्यूबिंग सेट होती है उनको क्या होती है? कैलिब्रेटेड होती है, उनमें मार्किंग्स होती हैं, ठीक है। और मार्किंग कौन सी होती है? ड्रॉप्स पर मिनट के अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग्स होती हैं। दिस कैलिब्रेशन इज नीड, और ये जो कैलिब्रेशन है वो उसकी हमें ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत है हमें फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए, उस कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, जो कि इंट्रावीनस ट्यूबिंग के सेट के ऊपर मार्किंग होती है, कैलिब्रेटेड होती है। नेक्स्ट वन है इन स्टैंडर्ड मैक्रो ड्रिप सेट। जो नॉर्मल IV सेट आता है उसके अंदर क्या होता है? उसको बोलते हैं मैक्रो ड्रिप सेट। उसमें क्या होता है? 1 ml इज इक्वल टू 15 GTT, 15 ड्रॉप। 15 ड्रॉप मतलब 1 ml, 15 ड्रॉप मतलब 1 ml। ये किसकी बात कर रहे हैं? जो नॉर्मल IV सेट आता है, स्टैंडर्ड मैक्रो IV सेट, ठीक है, मैक्रो ड्रिप सेट। नेक्स्ट वन है इन माइक्रो ड्रिप सेट, जो पीडियाट्रिक के लिए यूज़ किया जाता है। जो पीडियाट्रिक के केस में मोस्टली यूज़ किया जाता है, यहाँ पे किसी भी क्रिटिकल मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करने के लिए लिया जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रो ड्रिप सेट। इसमें आता है 60 GTT इज यूजुअली इक्वल टू 1 ml। 1 ml इज इक्वल टू 60 ड्रॉप्स। 60 ड्रॉप का मतलब हो गया 1 ml, और जो नॉर्मल IV सेट होता है उसमें होता है 15 ड्रॉप मतलब 1 ml। नॉर्मली हम जो फ्लो रेट कैलकुलेशन है उसके जो फार्मूलाज हैं इस चैप्टर में हम सिर्फ इन फार्मूलाज को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सबको हम प्रैक्टिकली यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट वन है, फर्स्ट वन हमारा फॉर्मूला है फ्लो रेट कैलकुलेशन। एक फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो ड्रॉप्स पर मिनट का फॉर्मूला होगा टोटल वॉल्यूम इन ml, कितना वॉल्यूम हमें देना है, डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स एंड मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर की बात करें तो जैसे मैक्रो ड्रिप में था वो था 15 GTT, 15 GTT इज इक्वल टू 1 ml, और माइक्रो ड्रिप सेट के अंदर जो था उसका था 60 GTT या 60 ड्रॉप पर ml। 60 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 ml। तो ड्रॉप पर मिनट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला काम में लेना है टोटल वॉल्यूम इन ml नेक्स्ट डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट एंड मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। नेक्स्ट वन है टोटल इन्फ्यूजन टाइम, कि कितना एक इन्फ्यूजन की बोतल है उसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, उसको हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है? उसका फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम इन्फ्यूज, कितना वॉल्यूम इन्फ्यूज़ करना है, डिवाइडेड बाय ml पर आवर बीइंग इन्फ्यूज। मतलब 1 घंटे के अंदर कितना ml हम उसको इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, उसका भाग लगाएंगे किसमें? टोटल वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज। तो उससे क्या हमें कैलकुलेट करोगे, जो आंसर आएंगे वो आएंगे टोटल इन्फ्यूजन टाइम,
कि एक 500 ml की बॉटल को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, ये सारा आ जाएगा टोटल इन्फ्यूजन टाइम से। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ मिलीमीटर पर आवर, कितने ml पर आवर देने, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा टोटल वॉल्यूम इन मिलीमीटर, टोटल वॉल्यूम इन मिलीमीटर, कि कितना ml आपका जो भी फ्लूइड है, जो भी मेडिकेशन है वो कितना ml है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, कितने आवर्स के अंदर उस मेडिकेशन को आपको कंप्लीट करना। और ये दोनों चीज़ें हमें ट्यूशन में मिलेंगी, तो इसको कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम इन ml कितना है, उसमें भाग लगाएंगे हम नंबर ऑफ आवर्स का, उससे हमें क्या मिलेगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मिलीमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट वन है इन्फ्यूजन रेट। इन्फ्यूजन रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, डोज पर आवर डिजायर्ड, कितनी डोज हमें पर आवर देनी है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन पर ml, 1 ml के अंदर उस मेडिकेशन की क्या कंसंट्रेशन है, 1 ml के अंदर उस मेडिकेशन की क्या कंसंट्रेशन है, उसका भाग लगाएंगे डोज पर आवर डिजायर्ड, 1 घंटे में कितनी ड्रग हमें देनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो आएगी आपकी इन्फ्यूजन रेट। ये आईसीयू के अंदर, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, एनेस्थीसिया, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन है ड्रग डोज कैलकुलेशन फॉर द चिल्ड्रंस। बच्चों के लिए कोई भी मेडिकेशन है या कोई भी ड्रग है उसकी डोज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट फार्मूला है यंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला कब काम में लेना है, यंग्स फार्मूला काम में लेना है व्हेन द चाइल्ड एज इज गिवन इन द क्वेश्चन, जब बच्चे की एज है वो आपको क्वेश्चन के अंदर अगर बच्चे की एज दी गई है तो फॉर्मूला लगाना है अपने को यंग्स फार्मूला। और यंग्स का फॉर्मूला क्या है, एडल्ट डोज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट चाइल्ड एज डिवाइडेड बाय चाइल्ड एज प्लस 12। जैसे कि इसमें अपन ने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है 500 एडल्ट डोज है, मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट स्टार्ट 2 ईयर डिवाइडेड बाय 2 ईयर प्लस 12, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट हमने किया द 14 को डिवाइड किया अपने 2 से, उसको 2 को डिवाइड किया अपन ने 14 से, तो आंसर है 0.12142। 500 को मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट आंसर आएगा अपना 71 mg। ये मेडिकेशन की इसकी डोज कैलकुलेट होगी। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में पीडियाट्रिक की डोज पूछी गई हो और उस क्वेश्चन के अंदर बच्चे की एज दी गई हो तो हमें यंग्स का फॉर्मूला यूज़ लेना है, जो कि क्या है, एडल्ट डोज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट चाइल्ड एज डिवाइडेड बाय चाइल्ड एज प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ड्रग डोज कैलकुलेशन फॉर चिल्ड्रंस। तो ड्रग डोज कैलकुलेशन फॉर चिल्ड्रंस में देखते हैं कि क्लार्क का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। सेकंड वन फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है बच्चों की डोज कैलकुलेट करने के लिए उसे बोलते हैं क्लार्क का फॉर्मूला। तो क्लार्क का फॉर्मूला कब यूज़ करना हो, व्हेन द चाइल्ड वेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जब भी बच्चे का वज़न दिया हुआ है कि इतने वजन का बच्चा है, बच्चे का वज़न इतना है और ये मेडिकेशन इस डोज में अवेलेबल है हमारे पास, तो एडल्ट डोज ये है, तो क्या बच्चे की डोज कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, एडल्ट डोज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट वेट इन LB। आ गया ना, पहले जो हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट पेज पे हमने ये पढ़ा था, थर्ड पार्ट के अंदर फर्स्ट पेज में हमने ये पढ़ा था कन्वर्जेंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी यूनिट्स कैसी हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB। जब भी हम क्लार्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें वेट किस में लिखना है, LB में। नॉर्मली क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि हमें kg में वेट दिया हुआ मिले, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा, kg को कन्वर्ट करना होगा LB में। तो हमें क्या करना है, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एडल्ट डोज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट वेट इन LB डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, कब यूज